सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम लोग इसके पहले भी 2-4 इंटरव्यूज़ हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में कर चुके हैं। सो पॉडकास्ट, ये वाला जो पॉडकास्ट था ये बहुत स्पेशल था। बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि बाबू भाई से मिलना है। और ये चेहरा अगर आप देखोगे तो ये चेहरा आपने अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ झुंड इस मूवी में देखा हुआ। उसके बाद उसके पहले तक तो अनजान थे भाई, से कोई जानता भी नहीं था। बट उसके बाद जो चेंज हुआ है, और वो चेंज आपको हम लोग आज इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहेंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये इस सेकेंड सीज़न का मेरे हिसाब से सेकेंड एपिसोड है, जिसमें स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है बाबू भाई। बाबू भाई कैसा है? कैसे है आप? बाकी वो जो अपनी नागपुरी वाइब है, वो एक बार लोगों को बताइए। बस सगळ्यांना जय भीम. अजून काही नाही, मेरे भाई लोगों का प्यार है. तो हाँ, शुरू करते हैं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एकदम अपना कैजुअल शो है। बिल्कुल भाई. इसमें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भैया अपन इंटरव्यू कर रहे हैं किसी का, एकदम घरगुती माहौल बना के। और आपके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि आपने इस मूवी या इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपका जो भी जो आपका जो डेली रूटीन था वहाँ का, वो बताइए लोग। बिल्कुल मेरे भाई, जहाँ तक ऐसा पब्लिक को इतना मेरे बारे में झाड़ी नहीं है, मालूम नहीं है लोगों को, बट आज पता चल जाएगा। आज पता चल जाएगा भाई. क्या बात। तो भाई मैं ऐसा नहीं, क्या एकदम ही ऐसा नागपुर से तो नहीं हूँ, प्रॉपर नागपुर से नहीं हूँ. मैं बिलोंग करता हूँ ऐसा बाहर साइड से, जबलपुर एमपी. अच्छा। एमपी बोलते हैं, मेरे दादा थे नेपाल के. अच्छा, अब उसके बाद आप काफी सालों बाद इधर ही? मैंने छोटे से बड़ा इधर ही हुआ. मेरे भाई लोग है, अली भाई है, आकाश भाई है, मेरे सब. मैंने आया नागपुर में तो मेरा दोस्ताना इधर हुआ. हम उनसे भी मिलेंगे। आपके जो भाई लोग हैं जो चड्डी आ रहे हैं आपके, जिनसे आपने बचपन आपका जो पूरा चाइल्डहुड जो गया है, वो उसके बारे में भी जानेंगे। बट हाँ, आपके ये वाला जो फेज़ है झुंड मूवी के पहले वाला फेज़, वो बताइए लोगों को। भाई मेरे भाई ऐसा तो ज़्यादा कुछ ये नहीं था, लेकिन वही अपने को नागपुर ही बोले तो नागपुर में क्या चलता मेरे भाई, इसको मार उसको लूट, पैसा कमा, दिन भर छूट वाला ही काम है. एकदम गरम माहौल. तो भाई घरगुती में ऐसा मैं एकदम ही लखपति घर का नहीं हूँ. मैं भी झोपड़पट्टी स्लम साइड का ही हूँ. तो मेरा रूटीन बोले तो क्या, सवेरे उठना, मेरे दोस्तों से मिलना, स्कूल जाना. स्कूल में भाई मैं ज़्यादा तक मेरा दोस्ताना लग गया मेरे को. तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, 9वीं 10वीं तक पढ़ा. जो भी था प्रिंसिपल को मार वार के भग गया भाई. नहीं क्या. प्रिंसिपल ने अगले दिन टीसी दे दिया भाई, बोले तुम मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम्हारा देख लो जिंदगी का कारोबार, तुम संभाल लो. चाइनीज़ के ठेले पे जाके प्लेट दो, कुछ भी करो, हमको मत बताओ. माँ बाप भी बोले बेटा अब क्या करेगा. तो फिर वही अपना घर के बाजू में पटरी है भाई, पटरी पे लग जाने का. बिल्कुल जो है आमदनी कहीं से भाई, किसी की गुलामी करना नहीं सीखे अपन ने दिन में. नहीं क्या भाई, जो है तो अपने वो एक था कि भैया करना है तो खुद का ही करना है कुछ तो भी. तो भाई अपन ने ऐसा किसी की गुलामी नहीं की है. भले अपन ने गलत काम किए, नहीं क्या, भले थोड़ा बोलते नहीं क्या नादानी में, वो डायरेक्शन नहीं पता था कि ये सही है या गलत. सही है कि गलत है, लेकिन एक एटीट्यूड आपका सही रहा है पहले से कि भैया जो भी कर रहा है खुद के दम पे करना है. भाई मेरा एक दोस्त था ऐसा गड्ढू गोदाम का, कि उसकी माँ रेलवे में थी. तो वो मेरे को, जब मैं स्कूल टाइम में ऐसा पढ़ता था भाई, तो वो मेरे को बोलता था कि क्या करेगा रे तू, स्कूल छोड़ दिया ऐसा वैसा. मैं बोला तू पढ़ ले. यानी वो सेंट जॉन स्कूल में, जो स्कूल में पिक्चर बनी, वो स्कूल में पढ़ता था वो. और हमारे कास्ट जो बोलते नहीं क्या लेवल, वो लेवल से थोड़ा लेवल उसका ऊंचा था. माँ रेलवे में सब पढ़ा लिखा रही उसको सेंट्रल. हाँ, तो अपन भाई उसको एक ही बात बोले तो उस टाइम में भी अपने ऊपर इतना भरोसा था. अपन ने उसको ये टाइम में एक बात बोले थे कि तू पढ़ ले, तेरे से जितना होता उतना पढ़ ले, लेकिन तू काम मांगने एक दिन मेरे पास ही जाएगा. क्या बात. और वो दिन बहुत जल्दी आ गया भाई. तड़पते लोग बोला अपने को, अपने साथ में देखने को, घूमने को, ऐसा रहता है भाई. तो दिन पलटने को टाइम नहीं लगता. और दूसरा एक चीज़ है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए. जैसा कि एक शायद आज इस पॉडकास्ट के में कुछ भी हो, कितने भी आप डाउन चले जाए, कितने भी एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए, खुद पे विश्वास होना चाहिए. तो इसी के थ्रू एक मैसेज अपना ये चले गया. बट हाँ, आपके लाइफ का जो आपने बोला रेलवे ट्रैक वाला जो एरिया है गड्डी गोदाम साइड का, वहाँ की लाइफ, अभी रिसेंटली MC स्टैन जो बिग बॉस में बिग बॉस के विनर थे, और उनका भी एक लाइफस्टाइल देखा गया तो थोड़ा बहुत आप मतलब थोड़ा बहुत स्लम लाइफ है, वो मिलता जुलता है आपसे कहीं. स्लम का एक स्ट्रगल बहुत अलग रहता है. मैंने जहाँ तक देखा है कि जो चीज़ें हम लोगों को, जो बाकी लोगों को इजीली मिल जाती है, वो आपको बेसिक चीज़ें भी इजीली नहीं मिलती. उसमें से सर्वाइव करना कितना हार्ड है, वो एक बार आप बताइए. बस मेरे भाई देखो, हमारे इसमें कैसा रहता है
कि माँ बंगले पे जाती है और बाप दिन भर दारू पीता है, बेटों को जो जब तक पढ़ रहे तो पढ़ रही है वाला काम है ना। माँ दिन भर काम पे है, बाप रात में दारू पी के आ रहा है, माँ से लड़ रहा है, वही भाई देखना पड़ता है। फिर वो सब सोच के दिमाग में जो रहता नहीं क्या बातें, एक फ्रस्ट्रेशन रहता ही है भाई घर का। अभी कैसा अपन खुद तो छोटे रहे नहीं के, अभी हर बातों को अपन ऐसा अलग करते जाएंगे। अभी थोड़ी जिम्मेदारियां भी आ गई, जिम्मेदारी भी आती है भाई समय के हिसाब से। बोले तो कैसा मैं बोलता कि भाई बहुत ही कठिन है नहीं क्या, लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है लाइफ भाई, तो बहुत ही हार्ड। क्योंकि भाई जो चीज़ें ऐसी नहीं क्या अपने से ऊंचे लोगों को मिलती है वो हम लोगों को कभी नहीं मिलती भाई, नहीं क्या हर चीज़ में प्रॉब्लम मिलती है मतलब भाई। तो भाई हम चीज लोग से उभरना भी एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे को तो लगता है कि वो लाइफ जीना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। पर मेरे भाई मैं भी एक ऐसी बात जानता हूँ नहीं क्या कि भाई तुम कहीं पे भी टिक जाएंगे नहीं क्या, अगर तुम इस्लाम के आए तो तुम कैसे भी लोगों के साथ में घुल मिल जाएंगे। तुमने एकदम एक्सट्रीम लेवल में काम किया है तो तुम कहीं पे टिक जाएंगे। ये बात तो मैं भी मानूंगा कि भैया अगर तुम स्लम में या फिर एक्सट्रीम लेवल पे जहाँ पे स्ट्रगल देखा है वो आदमी कहीं भी सर्वाइव कर कहीं पे भी सर्वाइव कैसी भी लोग। MC स्टैन का मैं एक उदाहरण आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि लोग उससे कनेक्ट होंगे, क्योंकि उनकी जो लाइफ उन्होंने अभी बिग बॉस के बाद उन्होंने जो शेयर की है, और आपका अभी ये झूठ मूवी के बाद आपके बारे में जैसा लोगों को पता चल रहा है कि वो स्लम में जीना और स्लम की लाइफ को जिस तरीके से आजकल शोकेस किया जा रहा है। इसके पहले भी डिवाइन एक रैपर है मुंबई के, आप जानते हो, उन्होंने भी गली गैंग का एक अच्छा एक रिप्रेजेंट, जो उनका एक गली गैंग का ग्रुप है जो स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करता है, गली को रिप्रेजेंट करता है। वैसा आप शाउट आउट अगर देना चाहोगे अपने गली के बॉयज को तो क्या रहेगा, खास करके नागपुर में अभी फिलहाल जो बस मेरे भाई गली से थोड़ा बाहर निकलो, शहर अपना नागपुर बहुत बड़ा है, थोड़ा घूम लो। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप देखना चाहोगे कि गली से बाहर निकलो, ये जो मैसेज दिया बाबू भाई ने, ये मैसेज अगर आप इसको सीरियसली ले लोगे तो आपकी ज़िंदगी सफल है भाई। और ये थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन सफल तो है। तो बाहर क्यों निकलने के आप लोगों को ये एडवाइस दे रहे हो, क्या रीज़न है? भाई बहुत हो गया ना जिंदगी हम लोग ने, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने जो देखा हो, अभी तक 19 साल का हूँ मैंने जो दिन देखा हो भाई नहीं क्या, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि नहीं यार अपने इसमें कुछ रखा नहीं है नहीं क्या, ऐसा जो भी है अपन जैसे भी जी रहे, अपन सोचते हैं जो कुछ है कल, आज रात हो गई कल सवेरे होगा, फिर कल का कल देखेंगे, लेकिन कल का कल नहीं, अभी से सोच के बैठना पड़ेगा, अभी आपका कल सही बनेगा। ये बात तो है। स्लम के बारे में अगर आप बताना चाहोगे डिटेल में, जैसे कि कुछ लोग जो अभी जनरली इंटरव्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें जो देख रहे हैं उसमें एक चीज़ ऐसे न समझ में आती है कि स्लम बोले तो भैया ड्रग्स, स्लम बोले तो मर्डर, स्लम बोले तो चोरी, स्लम बोले तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है स्लम के बारे में। आपके बारे में स्लम की डेफिनेशन क्या है, मतलब आपने जो देखा, आपके बचपन से जो आपने देखा? भाई देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जानता नहीं जी, तुम्हारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रहा तुम मेरे को बता सकते नहीं, बराबर। अब तुम किस हालात में जी रहे वो तुम मेरे को बता सकते नहीं, बराबर। इस्लाम की ऐसी बात रहती है भाई कि हम लोग 4 जन मिलके यानी कुछ प्लान कर सकते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, तुम इसको नहीं बता सकते, वहाँ तुम शेयर कर सकते, हम शेयर कर लेते हैं, इस्लाम के लोग हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। अब मैं तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो गया तो मैं मेरे 4 दोस्तों को बताऊंगा, 4 में से 3 इतने हरामी रहेंगे कि वो बोलेंगे चल इसको ले लेते, अपने भाई को तकलीफ दे रहा। मर्डर फर्डर इस्लाम में बोले तो भाई कॉमन चीज़ है नहीं क्या, ऐसा किसी को जान से मार डालना ऐसा बहुत कॉमन चीज़ है। नागपुर शहर बोले तो ऐसे हल्के में नहीं है भाई, ऑरेंज सिटी है। ऑरेंज सिटी में अभी संतरे में तुम खोलेंगे संतरा तो एक ही संतरा नहीं निकलता, उसमें 10 निकलते हैं ना, और किसी संतरे से बॉम्ब भी निकल सकता है, और वो बॉम्ब है ना इस्लाम है मेरा भाई, ये बात है ना। तो बाबू भाई की पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और बाबू भाई ने बताया कि स्लम की लाइफ बहुत हार्ड है, इसको ये लाइफ जो है ये लाइफ जिसने जी ली वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है ना। तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते कि भैया स्कूल वगैरह का तो आपने बता दिया कि प्रिंसिपल को मार दिए थे और उसके बाद सीन ही क्लोज हो गया स्कूल वाला। आपका फ्रेंड सर्कल के बारे में बात करते कि भैया आपने जैसे बताया कि हम लोग स्लम में पास में रहते तो प्रॉब्लम इजीली शेयर करते हैं और किसी में घमंड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, उसके कारण एक चीज़ अच्छी है कि भैया सुख दुख जो है वो मिल बांट के आप लोग शेयर करते हैं। ड्रग्स और बाकी सारी चीज़ों का जो बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता वो शायद इसलिए भी होता क्योंकि आपने लाइफ में बाकी सारी चीज़ें इजीली नहीं मिलती, बट वो सारी चीज़ें इजीली मिल जाती क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और गलत चीज़ों पे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अगर आप
गाइडेंस देना चाहेंगे अपने स्लम के भाई इस्लाम दोस्तों के को? दोस्त लोग तो ऐसी बहुत है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हाँ अपन। बोले तो कैसा हाँ, है, 100 वो भी एक दोस्त चीज है, है। हाँ वो भी हर एक चीज किसी पे भरोसा करेंगे ना तो 100 में से कम 70 एक- बराबर ईमानदार रहते हैं और हाँ, 30 बाकी- बेईमान रहते हैं। हाँ 30 में से भी 10 ऐसी अपने से थोड़ा ऊपर गया तो जलने वाले, हाँ, वो चीज फिर वहाँ पे भी 10 common लोग कैसा इसके उसके मुंह मारने वाले, हाँ। यानी अपने ही नहीं रहते, दूसरे के भी दोस्त रहते वो। हाँ और 10 लोग कैसी पुलिस के भंडार, तो हाँ। ऐसी नहीं क्या दोस्ताना भी भाई अपने को थोड़ा ऐसा संभल के करना पड़ता है इस्लाम हाँ, में। वो बोले तो चीज नहीं है, तो इजीली आप विश्वास नहीं कर हाँ। सकते ह्यूमन मेंटल, बट हाँ 100 में से 70 तो अच्छे निकलेंगे, भाई ये तो दोस्त guarantee। तो रहते ही है। वो एक चीज है। और गैंग वॉर भी बहुत चलती है, मैंने सुना स्लम में ऐसा कुछ होता ऐसा है, कुछ गैंग है वैंग नहीं। बना के ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ मारना। खुन्नस का काम रहता है। सुनना सुनने का। साथ में जो सिखाता है उसी के गांड पे आखिर में चाकू मारते हैं, हाँ ऐसा ये बात तो है। अभी पूरे इंडिया में जैसे पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई में एक स्लम है, पुणे में एक स्लम है और नागपुर का एक स्लम है। सबसे हार्ड स्लम तुम्हारे हिसाब से अपन लोग है या बाकी आपके हिसाब से क्या नहीं भाई, जो तुम सब- सर्च करके देखो तो हाँ, क्राइम सबसे सिटी नागपुर ही है। सबसे हार्ड हार्ड बोले तो नागपुर क्राइम मेरी जा, सिटी नागपुर ही है। नागपुर मेरी जा। हाँ। सो या आपकी मूवी के बारे में बात करते कि वो कैसे कि आपकी लाइफ में आ गई, एक एक्सीडेंट था या सडनली कैसे क्या? बोल सकते भाई, ऐसा एक्सीडेंट बट एकदम मैं नहीं मानता इसको एक्चुअली। मैं एक्चुअली इसको इस तरीके से मानता हूँ कि जो आपके नसीब में होता है, जो एक नियत में जो लिखा होता है, नसीब में जो लिखा होता है, इसमें किस्मत का खेल है मेरे भाई। क्योंकि एक्सीडेंटली ऐसे किसी को नहीं मिल सकता। तो भाई अपन बात कर रहे थे तुम्हारे झूठ मूवी का, जो एक्सीडेंटली तुमको मिला और वहाँ से करियर जो शुरू हुआ। तो अन्ना, जिनको हम नागराज जी जिनको हम अन्ना भी कहते हैं, वो सर से कैसे मुलाकात हुई? मतलब उनके नज़र में कैसे पड़े थे? उनके छोटे भाई है एक भूषण मंजूड़े करके, अच्छा वो अक्सर आर्ट पार्ट में ऐसा कास्टिंग का ये करते अच्छा, रहते हैं, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर। बोल सकते हैं आपको। हाँ तो भैया नसीब का ताला तो उन्हीं के हाथों खुला है। हाँ वो आए थे और उनकी वाइफ और गणेश दा एक करके है, हाँ ये तीनों आए थे नागपुर में कास्टिंग करने के लिए। जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी उस हिसाब से उन लोग इस्लाम में घूम रहे थे, लड़के ढूंढते हुए। बरोबर। तो ये एकदम से भैया मेरे गड्ढे गोदाम में घुस गए। मैं गड्ढे गोदाम में उस टाइम में कोयला गिरा के कबूतर की जिस खनी बोलते ना अपन, हाँ। खनी टूट के नीम का एक पेड़ था, वहाँ नीचे मैं बैठा था। बरोबर। मेरे को लगा मैंने कोयला गिराया यार, पुलिस वाले आए बोला। अच्छा वो तुम डर गए? हाँ, और वो एक टाइम के मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले भी है वो। अरे बाप। हाँ, हाँ हालत वैसी। तो मैं देख के बोला भागो रे, पुलिस वाले आए रे डग्गा वग्गा लेके। ये उतरे, फिर कैमरा वैमरा लेके वीडियो बनाना चालू। मैं बोला रुको, ये पुलिस वाले नहीं हो सकते, बोला कैमरे वैमरे लेके पुलिस वाले ये क्यों आए? पुलिस वाले ऐसा काम नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये अच्छे भी दिख रहे हैं और कैमरा भी है। मैं बोला ये न्यूज़ वाले हैं, चलो इनकी थोड़ी गेम ले लेते, टाइम पास कहीं ना कहीं से करेंगे। अब मैं बैठा था वहाँ नीम के पेड़ के नीचे जुआ खेलने के हिसाब से कि चलो अभी थोड़ा टाइम पास करेंगे, जुआ खेलेंगे। अब टाइम पास ये पकड़ के लिया मैंने इनको। बोला हाँ क्या रे, बोला कहाँ से आए तुम लोग, ये सब क्या है, कैमरा वैमरा लेके उतर रहे तुम, ये वीडियो बना रहे क्या है? तो वो बोले मेरे को, भैया बोले अंजुमन कॉलेज से आए हम लोग। हाँ बाजू के कॉलेज का नाम बताया हमारे हाँ। से, अंजुमन कॉलेज से आए, बोले थोड़ा प्रोजेक्ट का काम है तो वही सब करना है। बोले फोटो वोटो नाले वाले की फोटो लिए, वो धीरे से मेरे ऊपर जूम करे। हाँ हाँ ऐसा। फिर मेरे से बातचीत की उन लोगों ने, एकदम से ऐसा नहीं बताया कि पिक्चर का कारोबार है। बोला ठीक है। फिर मेरे को बोलते तेरे को स्टंट आते क्या, कुछ ऐसा कर सकता क्या तू? बोला हाँ करता ना, स्टंट मारता हूँ। हाँ इस्लाम में तो हाथ पे खड़े हो जाए, ये पैर पे कूद। हाँ, वो तो ये बचपन से इन ब्लड रहता है। तो वही सब करके दिखाया। फिर थोड़ी बहुत कुछ उनको ऐसी बातें अच्छी लगी और मेरे ऐसे दोस्त लोग चेंगड़ करने बोला, तो फिर हाँ। वही उनको उन लोग ने समझा दिया आड़ा टेढ़ा और ये वो समझ गए कि यार ये प्योर स्लम है, ये थोड़ा सा ये थोड़ा हटके लगा। अच्छा लग रहा है, यानी थोड़ा समझदार भी लग रहा। हाँ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ। फिर भी मेरे को पूछे किधर रहता, क्या करता। 2-3 दिन बाद जिसने झुंड में ऐसा डॉन का किरदार निभाया बोलते जिसको, अंकुश मसराम, गड्ढे गोदाम की हाँ। अंकुश मसराम। हाँ। तो जो वो भाई लीड रोल पे जिसका है, उसको बहुत पहले कास्ट कर लिए थे, मेरे से पहले ही। हाँ। तो उसको वो पता नहीं था आपको? पता नहीं था हाँ। कि ये सब चल रहा है हाँ। कारोबार की, इन लोग पिक्चर बनाने वो वाले एक हैं। सरप्राइज ही था। और उस टाइम कौन भरोसा करेगा, अपन हाँ। ऐसे गरीब लोग, अपने को कौन ये देगा यार एक, पिक्चर में। वही होता है कि जब आपके किस्मत के दरवाजे खुलने वाले होते हैं तो यकीन आपको नहीं भी होता। यकीन नहीं होता उस चीज़ पे। तो वो एक फेज था
उसके बाद आपके कैरेक्टर के बारे में जब आपको बताया गया तो मेरा वो पहले जिस हिसाब से मेरे को ऐसा चूज किया गया था उस कैरेक्टर का नाम था एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर करके झोपड़पट्टी का गैंग का रहता है एलेक्जेंडर हाँ, पर उनके ऐसी चेंज प्रोजेक्ट में बदलाव थोड़ा स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज हुआ और उसके बाद वो सबके ओरिजिनल जिसके हाँ। भी जो भी नाम है जैसा विशाखा हो गए, हाँ, डॉन था तो डॉन का अंकुशित कर दिए। अब वो स्टोरी तुमको तो मालूम होगी कि हाँ। अखिलेश पॉल करके एक था हाँ। अपना अजनी का, उसके ऊपर बनी थी। लेकिन जाने दो, बोले अभी क्या है, सबके जो ओरिजिनल नाम है तो एलेक्जेंडर से मैं बाबू का बाबू आया। तो वो एक ओरिजिनल नाम मिलना आपके लिए बहुत जबरदस्त बड़ा। चीज हो गई, क्योंकि नाम भी वही, काम भी वही और पर्सनालिटी भी वही, तो वही। वो पूरा का पूरा आपको मूवी में देखने को मिलता है। तो बाबू भाई रियल लाइफ में भी वही है जो मूवी में देखने को मिलता बिल्कुल मेरे भाई ऐसा है। तो इसीलिए वो कैरेक्टर ज्यादा आपको टची लगेगा, क्योंकि वही है भाई जो यहाँ पर है, वही मूवी में भी है ना। वो बाल वाल जो कलर वलर किए थे वो पहले से वो डिसाइड, नहीं वो उनका ही वो नेचुरल कारोबार था। अच्छा, उनके तरफ से। हाँ। अच्छा ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो सरप्राइज था आपके लिए मेरे हिसाब से, अमिताभ बच्चन जी से मिलना, अरे वो क्या चीज़ थी भाई? वो तो उसके बारे में बताइए, क्या क्योंकि वो बोलना। एक लेजेंड रह चुके हैं, सदी के महानायक रह चुके हैं, उनके साथ काम करना बोले तो एक बहुत बड़ी बात होती है। भैया हमको जब हमारा कास्टिंग वास्टिंग होके हमको लेके गए थे पूना, हाँ उस टाइम तक हमको मालूम नहीं था कि हम नसीब में ऐसा ऐसा लिखा है अमिताभ हाँ। सदी के महानायक के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। हमको बताए भी नहीं, हमको सिर्फ स्टोरी ऐसा समझाए थे कि ऐसा ऐसा कारोबार है, फुटबॉल की पिक्चर है। हाँ। तो अब हम लोग झोपड़पट्टी के गांजा वांजा चिलम विलम हाँ। फूकते रहने का, जमाने भर के नशे करने का। हाँ। अब थोड़ा सा इधर से उधर दौड़े तो आपने वो क्योंकि तो फिर वही उन लोग ने प्रैक्टिस हमारी 3-4 महीना प्रैक्टिस चालू करवाया दादा ने, मस्त जाने का, सवेरे सवेरे दौड़ने का, शाम को दौड़ने का, उससे स्टेमिना बना। फिर हमको फुटबॉल खिलाते थे। यानी मैं ऐसा एकदम ही प्रॉपर फुटबॉल खिलाड़ी नहीं नहीं हूँ, है वो, बट कैरेक्टर में ढलने के कैरेक्टर लिए में आपको ढलने के लिए वो उन आना लोगों ने पड़ा। पूरी यानी पत्थर को ऐसा ठोक के पूरी मूर्ति बना दी है नहीं क्या। और उसकी कीमत हुई भैया, वो जो तुमने इज्जत दे रहे हो अभी, वो सब उसी के कारण ये है, तो है भाई, उनके ये इस तो है। कारण है भाई। और आगे भी बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद भी प्रोजेक्ट जो है वो, क्योंकि आपका कैरेक्टर जो है एक एटीट्यूड जो है आपका लाइफ में बहुत अलग है, इसके कारण मुझे तो लगता है कि आपका एटीट्यूड बहुत काम करता है हर सारी चीज़ जो आपको मिल रही है उसके लिए। झूठ के बाद घर बंदूक बिरयानी, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? बस प्यार मोहब्बत सब धोखा है, घर बंदूक देखो यही एक मौका है। हाँ, घर बंदूक बिरयानी का अभी हाल ही रिसेंटली नागपुर में प्रमोशन भी हुआ था, जिसमें हाँ, आकाश आकाश। सर और सायली मैम और नागराज सर सब आए आए थे, थे। कमला नेहरू कॉलेज में हुआ था। सो या उसके बारे में उस कैरेक्टर के बारे में आप जितना बता सको उतना बताओ, क्योंकि बाकी तो आप मूवी में देखने को मिलेगा। हाँ। बस मेरे भाई उसमें मैं सयाजी शिंदे की टीम में हूँ, नक्सलवादी हूँ, हाँ। और बस वही मुठभेड़ है। हाँ। और बाकी सयाजी शिंदे एक बहुत बड़ा नाम है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साउथ इंडस्ट्री में जो माहौल कर रहे हैं, उसके बाद मराठी आदमी, महाराष्ट्रियन एक आदमी साउथ में धूम मचा रहा है, उसके बाद अभी बॉलीवुड में भी आ रहा है, उसके बाद में अभी मराठी इंडस्ट्री में भी छा रहा है। तो वो एक कैसा था कि सयाजी शिंदे भी बहुत कसे हुए एक्टर है, उनके साथ काम भैया किया। क्या बताओ, बहुत ऊंचे लेवल के बोलते नहीं का आर्टिस्ट, जिनको अपन ऐसा बोलेंगे कि नहीं ऐसा ऐसा कारोबार है, हाँ। वो पूरी पिक्चर फिर समझ जाते कि नहीं अभी तुम लिखेंगे कुछ चीज हाँ, और तुम उनको ले लेंगे हाँ। तो वो तुमको समझाएंगे कि नहीं बाबू ऐसा नहीं ऐसा हो सकता क्योंकि है। इतना उनको स्टडी हो चुका है और इतना मतलब वो बोलते एक्सपीरियंस knowledge। बोलता है, इतना नॉलेज बोलता है उनका, इतने सालों से जो उन्होंने इंडस्ट्री बहुत को खतरनाक इंसान ही भी है। बट मुझे पर्सनली ऐसा सयाजी शिंदे का कैरेक्टर देखने के बाद डर लगता। तुमको ऐसा डर वर लगा क्योंकि उनकी नहीं। आंखें जिस तरीके से वो नहीं। बात करते हैं? मैं तुमको एक बात बताता हूँ, कैमरे के जो आप देखते हो, हाँ, कैमरे में ना, हम देखते हैं, जो टीवी में रियल आप लाइफ अलग पर्दे होती में है, देखते हो, रियल लाइफ अलग होती है। वो एकदम से नहीं बनता है। वो 3 महीने 4 महीने 2 साल 5 साल की मेहनत रहती है किसी इंसान की। बरोबर। अब तुम सोचेंगे कि नहीं हमने एक पिक्चर देख ली 100 रुपए खर्चा करके और इसने क्या बनाया है, यार चीज अच्छी नहीं लगी तो अपन गाला देते इसीलिए हैं गाली उसको। देते हैं, जबकि उसके पीछे की मेहनत बहुत मेहनत हार्ड उसको ही मालूम रहती है कि उसने कैसी कैसी दिन काट के कैसी कैसी उसने समय लगा के कर दिया। बरोबर, ये तो मानना पड़ेगा। तो वो जो बोलते हैं अपन पर्दे के सामने पीछे की लाइफ, वो सयाजी शिंदे की डरने वाली ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। वो जो दिखता है वही बिकता है वाला किस्सा है। लेकिन जहाँ तक मैं उनके साथ में काम किया तो मेरे को ऐसा लगता है ना भैया कि बहुत रॉयल इंसान है। वो तो है ना, अपने को वाइफ ऐसा उनके मतलब मेरे को ऐसा कुछ चीज़ जैसा समझ में नहीं आई, एक्टिंग में कई प्रॉब्लम हुई, इजीली बता देंगे। कट होता है टैग
वो मेरे को खींच के थोड़ा बाजू में ले जाते और बोलते समझाते, अबे बाबू ऐसा नहीं, ऐसा करना, थोड़ा चेहरे का एक्सपीरियंस देख, इधर से तेरे को ऐसा लगेगा, तो हाँ सर ऐसा चलेगा, हाँ ऐसा कर। और आखिरी में वो टेक ओके होता है ना, तो अपन ने सोचते कि नहीं यार, इंसान ने समझाया, ये क्या दिमाग दिया इसने। तो उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि अपने गुरु बन बहुत के कोई ऐसा, अपने उन लोग ऐसा नहीं, क्या ऐसा एकदम ही अपने को ऐसा दिखाते नहीं कि हम एटीट्यूड नहीं, हम बहुत बड़ा एक्टर है भैया, और तुम ऐसा एकदम डाउन छोटे टू हो। अर्थ इंसान है वो। अपने साथ में बैठेंगे, अपने साथ में खाएंगे खाएंगे और- पिएंगे, तो अपन भी बोलते नहीं नॉर्मली, हाँ यार तू तो मेरा भाई है, तो उसमें मेरा अपन भी घुल मिल जाते। जाते हैं, ढल जाते हैं और उसके हिसाब से अपन भी काम कर रहे हैं। तो या आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। पॉडकास्ट को जो है बाबू भाई के लिए डेडिकेटेड आज हमने एक पॉडकास्ट किया था। ये भावना भाभी के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था झुंड मूवी में। तो आपको खास करके मतलब मैंने कई बार जब भी मैं भावना भाभी वाला या ये मूवी वाला जो एक सीन देखता हूँ, तो उसमें मेरे को आपको जब मैं कंसिडर करता हूँ, मेरे को वही याद आता, आप चिल्ला रहे हो भावना भाभी। तो वो वाला एक कैरेक्टर कैसे आया, मतलब वो लिखा हुआ था, स्क्रिप्टेड था या नहीं भाई, वो सब Scripted था। मेरे सर की मेहनत है, हाँ, नागराज सर की। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबू ने अपने दिल से, यानी हाँ, बाबू है झोपड़पट्टी का, यानी चलते रहना जिंदगी में, यही सब चलता था हाँ, कि किसी कॉलेज में चल जाना, लड़की छेड़ना, हाँ, और भाई के चक्कर में पूरी झगड़े slum वाली कर लेना, life। दोस्तों के चक्कर में, हाँ तू लड़ ले, मैं आता हूँ छुट्टी के समय पे, फिर उसको मारना, ये सब। और सर ने भी नागपुर की जो स्टोरी लिखे थे, वो उनका बोलते थे दिमाग, टैलेंट, वो पहले से थोड़ा बहुत- स्टडी करके बहुत और खतरनाक बहुत सारी इंसान है भाई। बहुत डिटेल में उस चीज को, स्लम के लाइफ को उन्होंने दिखाया। वो सर की मेहनत है। वो जो भी बाबू दिखा है, अबे क्या फुरफुर कर रहा है इधर, क्या खजाना वजाना गाड़ा है क्या, हाँ, वो स्टार्टिंग में जो आपका वो फिर तुम देखेंगे टूर्नामेंट में मैं लड़ता हूँ, अबे सेंसर के कारण चुप बैठना पड़ रहा, नहीं तो तेरी माँ बहन को पूरी तीर्थ यात्रा कराता, तेरी बहन को व्हाट्सअप कर दूँ। ये सब ये जो सब डायलॉग है वो सर उनके की, क्या सर बात ने लिखे हुए, और बाबू ने बस नागपुरी भाषा में बोल दिया, और उस चीज को चमकाने का काम जो है बाबू ने थोड़ा मैंने किया बस। तो ये चीज है। बाबू भाई के बारे में पूरी डिटेल में हमने बातचीत की। बाबू भाई के जो चड्डी बड्डी यार है, उनसे हम लोग आपको रूबरू करवाते हैं। तो बाबू भाई, आप मिलवाना चाहोगे उन लोगों से जिनसे आप बचपन आ गया आपका? बस भाई मेरे दो है, 25-25-50, एक अली भाई और एक आकाश। तो या हियर इज आकाश, आकाश एंड या। तो भाई लोग बताइए आपके बारे में। बस हाँ, नाम बताइए। अली, और आकाश। आकाश भाई के बारे में बता दूं मैं कि आकाश भाई के कारण ही मुझे आज बाबू भाई से मिलने का मौका मिला है। तो आकाश भाई बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस इंटरव्यू के। सो थैंक यू आकाश, एंड थैंक यू भाई आने के लिए बहुत बहुत। और बाबू भाई से तो हम लोग इसके पहले कभी मिले नहीं है, और ये पहले मुलाकात है। और उम्मीद करते कि आगे और इंटरव्यूज़ आपसे करने का मौका मिलेगा, आपके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच भाई।